आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑर्डिनरी वर्ब्स से पहले यूज होती हैं। इनसे परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी का एहसास होता है। चलिए एक ही वाक्य को हम अलग अलग अंदाज में लिखकर और पढ़कर देख लेते हैं। आपको एक लिस्ट दी गई है, जैसे मैं पानी पीकर रहूँगा, मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, मुझे पानी पीना ही है, मैं पानी पी लूँगा, मुझे पानी पी लेना चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं पानी पी भी सकता हूँ। इन सभी वाक्यों में कर्ता पानी पीना चाहता है, पर हर वाक्य को कहने का तरीका अलग अलग है। तो वाक्य में भाव के अनुसार और उसको किस भाव में कहा गया है, उन वाक्यों के लिए ही मॉडल्स का प्रयोग करना जरूरी होता है। द वर्ब्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती हैं। जब मॉडल वर्ब्स को ऑक्सिलरीज के रूप में यूज़ किया जाता है, तब इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। इन्हें डिफेक्टिव ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें कुछ अभाव रहता है। क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ जब इन्हें यूज़ करते हैं तो इन मॉडल्स के अंत में एस या ईएस नहीं लग सकता, जो साधारण वाक्य बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना अनिवार्य होता है। जैसे अगर हम सामान्य वाक्य बोलते हैं राम खाना खाता है, तो इंग्लिश हो जाती है रामा ईट्स द फूड। यहाँ रामा सिंगुलर है, उसकी वर्ब में एस लग गया है, तो सिंगुलर वर्ब हो गई है। मॉडल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। मॉडल्स में अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो गलत माने जाते हैं। जैसे आपको दिया भी गया है, ही गोज़ टू स्कूल। गो में एस या ईएस लगाकर उसकी सिंगुलर वर्ब कर दी गई है। ही प्लेज वेल, प्ले में एस लगाकर उसकी सिंगुलर वर्ब कर दी गई है, किंतु हम कैन्स, शैल्स, मस्ट्स नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक उसी तरह से मॉडल्स में इन्फिनिटिव्स और जीरंड फॉर्म्स भी नहीं हो सकती। जैसे आई एम गोइंग टू हो सकता है, गो में आईएनजी लग सकता है, लेकिन आई एम कैनिंग या आई कैनिंग नहीं हो सकता। यानी ये वर्ब्स जैसी हैं ठीक उसी रूप में बनी रहती हैं। कैन कैन ही रहता है, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी। मे रहता है, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी। इनमें ना ही एस या ईएस जोड़कर इनकी सिंगुलर फॉर्म्स बन सकती है, ना ये इन्फिनिटिव के साथ यूज़ होती हैं, और ना ही इनकी जीरंड फॉर्म यानी आईएनजी लगाकर बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन का यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी टू डू समथिंग के लिए किया जाता है। मीन्स जब आप एबल हैं किसी काम को करने के लिए, आप अपनी एबिलिटी के अनुसार उस काम को कर सकते हैं, तो वहाँ कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, या आई कैन लिफ्ट अ पेल ऑफ वाटर या 2 पेल ऑफ वाटर। पानी की 2 बाल्टी में एक साथ उठा सकता हूँ, तो ये मेरी कैपेसिटी को शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है। तो जहाँ स्ट्रेंथ होती है वहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में किसी काम की परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ होता है। जैसे कैन आई गो टू सिनेमा, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ? तो परमिशन मांगी जा रही है, ऐसा वाक्य भी कैन से शुरू हो सकता है। रिक्वेस्ट के सेंस को भी कैन क्लियर करता है। जैसे कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज़, तो रिक्वेस्ट हो गया, क्या आप कुछ देर इंतज़ार कर लेंगे? तो ये रिक्वेस्ट को, परमिशन को और आपकी अक्षमता यानी कैपेसिटी टू डू समथिंग को एक्सप्रेस करता है।
कैन, ऑफर, पॉसिबिलिटी और सजेशंस को भी एक्सप्रेस करता है। आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। कुड, कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। कैन का मतलब कर सकता हूँ, कुड का मतलब कर सकता था। पास्ट टेंस में सेम उसी तरीके से यूज होता है जैसे कैन प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ऐसे ही कुड पास्ट टेंस में ठीक उन्हीं कंडीशंस के साथ यूज होता है। जैसे पास्ट टेंस में एबिलिटी टू डू समथिंग, आपको एग्जाम्पल दिया गया है। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। परमिशन टू डू समथिंग इन द पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस में आपने किसी चीज़ की परमिशन सीख की थी, डिमांड की थी या दी थी। जैसे आई कुड गो टू सिनेमा देन, मैं तब जा सकता था, मीन्स अगर परमिशन मिल जाती तो आई कुड गो। पोलाइट रिक्वेस्ट इन पास्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट इन फ्यूचर। कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, ऐसे ही कुड फ्यूचर टेंस में पोलाइट ऑफर, पोलाइट सजेशन और पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। आप देख सकते हैं, सेंटेंसेस को एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मॉडल हमारा मे आता है। मे, इसका अर्थ भी कर सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, लेकिन इसमें 100% संभावना पूरा होने की नहीं होती है किसी काम के। मान लिया अक्सर हम बोलते हैं कि मे आई कम इन, तो आपको दोनों ही तरह से आंसर्स मिल सकते हैं, यस यू मे कम इन, यू मे नॉट कम इन। तो संभावना रहती है, ज़्यादा संभावना यही रहती है कि आपको हाँ में आंसर मिलेगा, लेकिन कई बार ना में भी आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी रहती है, सर्टेनिटी नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ज़्यादा संभावना हो जाएगी, लेकिन ये भी है कि ना हो, बट इट मे रेन टुडे। इसका यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है और ये परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे मे आई गो टू सिनेमा, और पोलाइट सजेशन के लिए भी मे का यूज़ होता है। जैसे मे आई हेल्प यू, मे माइट की पास्ट फॉर्म कही जाती है। फ्यूचर टेंस में इसका यूज़ लेस पॉसिबिलिटी के लिए, मे से कम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे इट माइट रेन, बारिश हो सकती थी। और फ्यूचर में ही हेजिटेंट ऑफर के लिए भी इसका यूज़ होता है। जैसे माइट आई हेल्प यू, जैसे झिझक कर बोला हो किसी चीज़ को कि करूं या नहीं करूं, तो माइट आई हेल्प यू। मस्ट यानी अवश्य चाहिए, ये फोर्स और नेसेसिटी को शो करता है कि अवश्य ही ये काम होना चाहिए। जैसे आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे, मतलब मुझे तो आज जाना ही है सुपर मार्केट। इसी के साथ ये पॉसिबिलिटी, एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए भी यूज़ होता है। आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यहाँ हम मस्ट नोट और मे नोट दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। मस्ट नोट ये स्ट्रोंगर होता है मे नोट से। जैसे यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर और यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर। यू मस्ट नॉट मतलब बिल्कुल छूना नहीं है डैड का कंप्यूटर, उस पर काम नहीं करना है। और यू मे नॉट टच यानी आपको टच नहीं करना है, आराम से पोलाइटली बात करने के लिए। तो आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन अगर किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जा रहा है तो यूज़ करना होता है मस्ट नॉट, और पोलाइटली किसी चीज़ के लिए मना करना होता है तो यूज़ करते हैं मे नॉट। नीड नॉट मीन्स जिसकी ज़रूरत नहीं है, अभाव नहीं है जिसका। नीड नॉट मीन्स समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी, जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। जैसे आई नीड नॉट टू गो सुपर मार्केट टूडे, आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट, मतलब आज सुपर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। तो जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो नीड नॉट। ऑट टू जिसका अर्थ चाहिए होता है
और जो शुड की ही तरह सिमिलर महसूस होता है वाक्य में, लेकिन ये कम सब्जेक्टिव होता है। इसको स्पेशली एडवाइस करने में और ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यू ought टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर या यू ought टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ नैतिक शिक्षा भी प्रदर्शित होती है। जब किसी वाक्य में नैतिक शिक्षा महसूस हो कि दी जा रही है, तो उस वाक्य में भी हम चाहिए के अर्थ में ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे you ought to switch off the light when you leave the room या you ought to obey your teachers। shall और should, shall ये will का ही सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन इसको फ्यूचर टेंस में जनरली I और we यानी फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। सजेशन के लिए भी शैल का यूज़ होता है। जैसे शैल आई कैरी योर बैग। एडवाइस और ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज़ होता है। जैसे यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, यानी बुरे मौसम में तुम्हें केयरफुली चलाना चाहिए, तो एडवाइस हो गई। विल जो शैल का ही सब्स्टिट्यूट है और फ्यूचर टेंस में जनरली सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पर्सन में भी डिफरेंट केस में इसका यूज़ होता है। ये वुड से थोड़ा कम पोलाइट होता है। ये विश, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर को प्रदर्शित करता है। जैसे विल यू प्लीज शट द डोर। प्रिडिक्शन या अजम्पशन यानी भविष्यवाणी या अंदाज़ा लगाने के लिए भी विल का यूज़ करते हैं। जैसे आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे। प्रॉमिस के लिए भी विल का यूज़ होता है। जैसे आई विल लीव स्मोकिंग। वादा तो प्रॉमिस, प्रॉमिस के लिए भी विल का यूज़ करते हैं। स्पॉन्टेनियस डिसीजन, तुरंत लिए जाने वाले निर्णय, उनके लिए भी विल का यूज़ होता है। जैसे इज़ देयर एनीवन हु कैन लीव मी टू द स्टेशन? यस आई विल। हाँ, मैं छोड़ दूंगा। जनरली हैबिट्स को शो करने के लिए भी विल का यूज़ होता है। जैसे इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, शी विल सिट 4 hours विदाउट टॉकिंग। मतलब घंटों तक कोई काम बिना रुके कोई करता चला जाए तो ये उसकी हैबिट होती है। तो हैबिट्स को शो करने के लिए भी विल का यूज़ होता है। वुड ये विल से ज़्यादा पोलाइट होता है और विश और रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे वुड यू शट द डोर प्लीज़। इसी सेंस को अगर विल का यूज़ करके बनाते हैं तो विल यू शट द डोर, ये थोड़ा कम पोलाइट हो गया। और इसी को ज़्यादा पोलाइटली बोलना है तो वुड यू शट द डोर प्लीज़। पास्ट टेंस में हैबिट्स को शो करने के लिए भी वुड का यूज़ होता है। जैसे ही वुड ब्रिंग मी द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मीन्स वो लाया करता था, इट वॉज हिज हैबिट। अब हम मॉडल्स की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने कैन, कुड, मे और माइट लिया है। कैन सकता है, कुड सकता था, मे भी सकता है और माइट कर सकता था। तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी ले लेते हैं। कैन यूजुअली स्ट्रेंथ और कैपेसिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर या आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन और मे दोनों का परमिशन सीक करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन मे ज़्यादा पोलाइट होता है, ज़्यादा फॉर्मल होता है। जैसे यू कैन गो नाउ और यू मे गो नाउ। कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला? मे आई बोरो योर अम्ब्रेला? तो पोलाइटली अगर किसी चीज़ की परमिशन लेना चाहते हैं या ऑर्डर देना चाहते हैं तो मे यूज़ करना है, और पोलाइटनेस कम है, हार्श बिहेवियर को शो करना है, सिर्फ स्ट्रेंथ दिखानी है तो कैन यूज़ करना है। मे जनरली अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए और कैन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुमारो, ही मे बी एट होम।
दोनों ही सेंटेंसेस साधारण हैं, जबकि और नीचे के दोनों वाक्य जैसे कैन दिस बी ट्रू, दिस कैन नॉट बी ट्रू, एक वाक्य इंटेरोगेटिव है और दूसरा वाक्य नेगेटिव है, तो साधारण वाक्यों में मे का यूज और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैन का यूज ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कैन नॉट और मे नॉट, इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो पाते हैं कि इट कैन नॉट बी ट्रू और इट मे नॉट बी ट्रू। तो इट कैन नॉट बी ट्रू यानी ये तो सच हो ही नहीं सकता, ये 100% पॉसिबल है कि ये है ही नहीं सत्य। और इट मे नॉट बी ट्रू, सच नहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सच हो भी सकता है। तो जहाँ एकदम श्योरिटी हो कि ऐसा नहीं हो सकता है वहाँ कैन नॉट, और जहाँ थोड़ी सी संभावनाएं कम हो किसी काम को होने की वहाँ मे नॉट का यूज़ होता है। बहुत फॉर्मल इंग्लिश में मे का यूज़ विश यानी इच्छा को शो करने के लिए किया जाता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव हैप्पीली एंड अ लॉन्ग लाइफ। कुड और माइट, कैन और मे के पास्ट टेंस में यूज होते हैं, और कुड ठीक कैन की तरह ही पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी को शो करता है, जैसे आई कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर व्हेन आई वाज यंग, मैं कर सकता था इसे तैर कर पार, इस नदी को मैं तब जब यंग था तैर कर पार कर सकता था। तो ये एबिलिटी को शो करता है पास्ट टेंस में। परमिशन के लिए भी कुड और माइट का यूज होता है, जैसे ही सेड आई कुड गो या आई माइट गो। पॉसिबिलिटी के लिए भी ठीक वैसे ही जैसे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है ऐसे ही पास्ट टेंस में यूज होता है, आई थिंक ही माइट बी एट होम। और जैसे शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू, तो अच्छा ये सच भी हो सकता था। तो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए माइट और कुड दोनों वर्ड्स का यूज हो सकता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, सबसे ऊपर जो वाक्य आपको दिया गया है कि आई कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर व्हेन आई वाज यंग, ये एबिलिटी को तो शो करता है लेकिन परफॉर्मेंस किया नहीं गया है। अगर किसी काम को करना पड़ जाए, मान लिया when the boat was upset we were able to swim या we managed to swim to the bank, यहाँ हम could not का यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स पास्ट टेंस में एबिलिटी को शो करने के लिए जहाँ परफॉर्मेंस नहीं हो किसी एक्शन की वहाँ कुड का यूज़ करना है, लेकिन जहाँ परफॉर्मेंस दिखानी है वहाँ was able to या were able to का यूज़ करते हैं। जबकि नेगेटिव सेंटेंस में परफॉर्मेंस शो करने के लिए कुड नॉट और was not या were not able to का यूज़ करना दोनों ही सही होते हैं। जैसे I could not solve the puzzle भी ठीक है और I was not able to solve the puzzle भी ठीक है। प्रेजेंट टेंस में यदि हम could या might का यूज़ करते हैं तो ये could और might can और may के पास्ट तो हैं, लेकिन इनको प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं तो ये थोड़े कम पॉजिटिव और हेजिटेशन से भरे हुए होते हैं। जैसे आई कैन अटेंड द पार्टी, ये उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है कि वो उस पार्टी को अटेंड कर सकता है, लेकिन आई कुड अटेंड द पार्टी मीन्स उसको हेजिटेशन है, कर सकता है, करेगा नहीं करेगा डोंट नो। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है माइट आई बोरो योर साइकिल या कुड आई बोरो योर साइकिल, यानी प्रेजेंट में वो परमिशन तो मांग रहा है लेकिन वो हेजिटेंट ज़्यादा है। जैसे इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, बजाय इसके कि इट में रेन या इट कैन रेन टुमारो, तो इट कैन रेन टुमारो इट में रेन टुमारो ज़्यादा पॉसिबिलिटी को शो करता है, जबकि इट कुड रेन या इट माइट रेन ये लेस पॉजिटिव हो जाता है और इसमें हेजिटेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा पोलाइटनेस को शो करने के लिए या रिक्वेस्ट को शो करने के लिए भी प्रेजेंट टेंस में कुड का यूज़ हो सकता है। जैसे कुड यू पास मी द साल्ट, बहुत ज़्यादा परमिशन उससे वो चाह रहा है या उससे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है,
ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट टेंस में कुड का यूज करते हैं। किसी के प्रति असंतोष की भावना के लेवल को शो करने के लिए भी माइट का यूज होता है। जैसे यू माइट सिंग वेल, यानी तुम इससे और अच्छा गा सकते थे, या यू माइट रिप्रेजेंट योरसेल्फ बेटर देन यू रिप्रेजेंटेड। अब कैन, कुड, मे, माइट का यूज परफेक्ट इन्फिनेटिव्स में कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे ही इज नॉट देयर, वेयर कैन ही हैव गॉन, तो मतलब यहाँ नहीं है, कहाँ चला गया है, मीन्स फीलिंग ऑफ एनोयंस, जब हम बिल्कुल नहीं जानते हैं कि कहाँ है। ऐसी स्थिति में हैव और गॉन परफेक्ट इन्फिनेटिव्स हैं और उसके साथ कैन का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, यू कुड हैव एक्सेप्टेड दिस ऑफर, मीन्स व्हाई डिडंट यू एक्सेप्ट द ऑफर, जब आप कर सकते थे तो आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। जैसे फातिमा मे या माइट हैव गॉन विद रीता, पॉसिबिलिटी है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है वो रीता के साथ चली गई हो। तो जो काम परफेक्ट टेंस में चला गया है उसमें हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ऐसी स्थिति में वहाँ मे का या माइट का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। फोर्थ सेंटेंस में आपको दिया गया है, यू माइट हैव रन इनटू द लैंप पोस्ट, मीन्स अगर आप इसी स्पीड से जा रहे थे तो अब तक लैंप पोस्ट में आपकी गाड़ी की टक्कर हो गई होती, लेकिन हुआ नहीं है। तो ये भी है कि यू माइट हैव रन इनटू द लैंप पोस्ट, ऐसा हो गया होता, ये भी संभावना को प्रदर्शित करता है। तो जहाँ संभावनाएं हो, एनोयंस हो, तो जहाँ काम पूरा हो सकता था इन चीज़ों के साथ भी, वहाँ हैज़ या हैव यानी कि परफेक्ट इन्फिनेटिव्स के साथ पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए या एनोयंस को शो करने के लिए कैन, कुड, मे, माइट का यूज़ करते हैं। अब हम शैल, शुड, विल, वुड की कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं। जनरली शैल और विल फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ प्योर फ्यूचर को शो करता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ विल का यूज़ भी कॉमन माना जाता है। आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आई विल बी 24 नेक्स्ट ईयर या आई शैल बी 24 नेक्स्ट ईयर, दोनों ही सही हैं प्योर फ्यूचर में। आई शैल यूज़ हो सकता है और वर्तमान इंग्लिश में आप आई विल भी लगा सकते हैं। ऐसे ही वी विल नीड द मनी ऑन 15th आदि वाक्य को आप देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। प्रेजेंट डे इंग्लिश में विल सभी पर्सन्स के साथ सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर हम शैल यूज़ करते हैं तो वो कमांड, परमिशन या थ्रेट को शो करता है। जैसे ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, मीन्स कभी भी उसको प्रवेश नहीं करना है, वो कभी नहीं आएगा मेरे घर में। यू सेकंड पर्सन है और इसके साथ यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, मीन्स प्रॉमिस किया जा रहा है कि कल तुम्हारी छुट्टी जरूर होगी। और यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, मीन्स थ्रेट किया जा रहा है कि इसके लिए तो तुम्हें जरूर ही दंडित किया जाएगा। तो ही जो थर्ड पर्सन है और यू जो सेकंड पर्सन है, इनके साथ अगर शैल आ जाता है तो वो कमांड, थ्रेट या प्रॉमिस को शो करता है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने की है कि ये ओल्ड इंग्लिश के रूल्स हैं और आज वर्तमान इंग्लिश में कॉमनली इनका यूज़ नहीं होता है। यदि आई और वी के साथ शैल का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो जाता है तो जनरली जिससे वो व्यक्ति बात कर रहा है उससे परमिशन या सजेशन सीख कर रहा है। जैसे शैल आई ओपन द डोर, मीन्स क्या आपकी इच्छा है कि मैं इस दरवाजे को खोल दूं। जैसे विच पेन शैल आई बाय, यानी आपका क्या सजेशन है, मुझे कौन सा पेन खरीदना चाहिए। या वेयर शैल वी गो, आप कहाँ सजेस्ट करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। विल जिसका मतलब इच्छा भी होता है,
तो इच्छा शक्ति दिखाने वाले वाक्यों में भी विल का यूज होता है। जैसे आई विल कैरी योर बुक्स मीन्स आई एम विलिंग, मैं तैयार हूँ, मेरी इच्छा है आपकी बुक्स को लाने की। और जैसे आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम मीन्स मैं कोशिश करूँगा, मैं डिटरमाइंड हूँ इस काम को करने के लिए कि मैं इस काम को और अच्छे तरीके से नेक्स्ट टाइम करूँगा। तो ये विल को शो करता है। किसी की कैरेक्टर को शो करने के लिए भी विल का यूज़ होता है। जैसे वी विल टॉक अबाउट द फिल्म्स नथिंग एल्स मीन्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, हमारी हैबिट है कि हम और कुछ करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ फिल्मों के बारे में ही बातें करेंगे। जैसे शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस, मतलब घंटों तक बैठ जाएगी, वो बैठ सकती है वायरलेस को सुनने के लिए, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए और डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए इन फ्यूचर टेंस विल का यूज होता है। एजम्पशन अंदाजा लगाना या संभावना को शो करने के लिए भी विल का यूज होता है। जैसे इट विल बी द बुक यू वांट, आई थिंक शायद यही होनी चाहिए, यही होगी वो किताब जो तुम्हें चाहिए। या ही विल बी द पोस्टमैन, मतलब वो जो आ रहा है शायद वो पोस्टमैन है। तो जहाँ एजम्पशन हो वहाँ विल का प्रयोग होता है। विल यू का यूज़ इनविटेशन या रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे विल यू लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब दे देंगे? या विल यू प्लीज़ लिसन टू मी। तो विल यू रिक्वेस्ट या इनविटेशंस को शो करता है। शैल और विल के पास्ट शुड और वुड दोनों उन्हीं जगहों और कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं जिन कंडीशंस में शैल और विल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देखिए ये चारों एग्जांपल्स पास्ट टेंस को प्रेजेंट करते हैं। जैसे आई एक्सपेक्टेड आई शुड गेट दी फर्स्ट क्लास, या यहाँ वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। ही सेड ही वुड बी 25 ऑन नेक्स्ट बर्थडे, तो सेड पास्ट टेंस हो गया है, इसलिए विल का यूज़ ना करते हुए वुड का यूज़ हुआ है सेम कंडीशंस में। शुड का यूज़ सभी पर्सन्स के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन्स के साथ ड्यूटी शो करने के लिए होता है। जैसे वी शुड ओबे द लॉज, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील। तो ये ड्यूटीज़ हैं, मोरल ड्यूटीज़ हैं एंड ईच एंड एवरीबडी शुड परफॉर्म दैम। तो जहाँ ड्यूटीज़ शो करनी होती हैं वहाँ शुड का यूज़ होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में या जहाँ ये मान लिया जाए कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उन सेंटेंसेस में भी शुड का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ इट शुड रेन आई शिल नॉट कम, यानी बारिश हुई तो मैं नहीं आऊँगा। इफ़ ही शुड सी मी हियर ही विल बी एनोइड, यानी अगर उसने ऐसा मुझे यहाँ देख लिया, यानी अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो वह नाराज़ होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी शुड का यूज़ होता है। शुड और वुड को किस किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, आप इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए, इनको स्टडी कीजिए। अब हम मस्ट और ought to का यूज़ देखते हैं। मस्ट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी को शो करता है। जैसे यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। या यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, तुम्हें अवश्य सुधार लेनी चाहिए। यू मस्ट गेट अप अर्ली। मस्ट को लेकर ध्यान देने वाली बात यह है कि मस्ट या तो प्रेजेंट टेंस या नियर फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। मस्ट की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती। अगर पास्ट टेंस में हमें कोई काम कर लेना चाहिए था तो उसके लिए हम हैज़ टू या हैव टू की पास्ट फॉर्म हैड टू का यूज़ करते हैं। जैसे येस्टरडे वी हैड टू गेट अप अर्ली, कल हमें ऐसा करना पड़ा, हमें जल्दी उठना पड़ा। तो यहाँ हम मस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हैड टू का यूज़ होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस हो जाता है एंड मस्ट इज़ नॉट यूज्ड इन पास्ट टेंस। मस्ट का यूज़ जनरली अगर स्पीकर बोल रहा है, उससे ऑब्लिगेशन प्रकट होता है
तो किया जाता है। अगर ऑब्लिगेशन किसी अन्य पर्सन से आता है तो मस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, हैज़ टू या हैव टू की पास्ट फॉर्म हैड टू का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझा देती हूँ। आई मस्ट बी ऑन अ डाइट मेरा खुद का डिसीज़न है, जबकि आई हैव टू बी ऑन अ डाइट अगर लिखा गया है या लिखना है तो मीन्स आई हैव बीन सजेस्टेड बाय समवन एल्स, मे बी ही इज़ अ डॉक्टर। मीन्स मुझे किसी के द्वारा सजेस्ट किया गया है तो मैं हैव टू का यूज़ करूँगी, और मेरा खुद का डिसीज़न है तो मस्ट का यूज़ करना है। लॉजिकल सर्टेनिटी को शो करने के लिए, जहाँ लॉजिक निकलता है कि भाई ये अगर बाहर जाओगे तो कोरोना हो ही जाएगा, तो ये लॉजिक हो गया आज के समय का। इसी तरह से लॉजिकल सर्टेनिटी को शो करने के लिए भी मस्ट का यूज़ होता है। जैसे लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी वेरी डिफ़िकल्ट, कि आई एम श्योर कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि अगर क्राउडेड कंडीशंस में रहेंगे तो ये रहना निश्चित ही मुश्किल है। और जैसे शी मस्ट हैव लेफ्ट अर्लियर या ऑलरेडी, तो निश्चित ही वो जा चुकी है, उसने वो जगह छोड़ दी है, तो लॉजिकल सर्टेनिटी को शो करने के लिए मस्ट का यूज़ होता है। डिज़ायरेबिलिटी या मोरालिटी को शो करने के लिए ऑट टू का यूज़ होता है, यानी नैतिक कर्तव्यों के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए चाहिए कि इंग्लिश ought to यूज़ की जाती है। जैसे we ought to love our neighbors, we ought to help him, you ought to know better। तो ये मोरल ड्यूटीज़ हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो चाहिए कि इंग्लिश ought to यूज़ होती है नैतिक कर्तव्यों वाले वाक्यों में। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को प्रदर्शित करने के लिए भी ought to का यूज़ होता है। जैसे prices ought to come down soon, यानी संभावना है कि रेट जल्दी ही नीचे आ जाएंगे। This book ought to be very useful, यानी ये किताब तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल होनी चाहिए। अब हम used to, need और dare का यूज़ देखते हैं। used to यानी जिस किसी चीज़ के आदी थे, यानी डिसकंटिन्यूड हैबिट, ऐसी आदत जिसके पहले आदी रह चुके हों लेकिन अब वो डिसकंटिन्यूड हो चुकी हो, छूट चुकी हो, ऐसी आदतों के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे he used to smoke 2 years before, he used to go to the temple daily, there used to be a house there। सभी मॉडल वर्ब्स में सिर्फ used to एक ऐसी ऑक्सिलियरी मॉडल वर्ब है जिसकी पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म हो सकती है। अगर इसको पास्ट नेगेटिव या पास्ट इंटेरोगेटिव में लेकर चलें तो ये वाक्य बन सकता है कि वह खाना नहीं खाया करता था, he did not use to eat the food। लेकिन इसी का अगर सिंपल करते हैं, इसका नोट हटाना है, तो he used to eat the food means did not प्लस फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस में, और he used to eat the food पास्ट, यानी यूज की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकती है। बाकी मॉडल ऑक्सिलियरीज की सेकेंड, थर्ड या फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, वो अपनी एज इट इज पोजीशन में होती हैं, जबकि यूज को प्रेजेंट पास्ट के अनुसार यूज या यूज्ड टू में चेंज किया जा सकता है। नीड यानी जरूरत, यानी किसी चीज का अभाव होना। जैसे ही नीड्स मनी, उसे पैसे की जरूरत है। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है, वहाँ नीड का यूज़ करते हैं। नीड मीन्स इन वांट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अभाव में वाली सिचुएशन। नीड का अर्थ किसी काम को करने की मजबूरी, उसका कंपल्शन भी हो सकता है। नीड के साथ यदि हम टू का यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है।
जैसे नीड और नीड टू का यूज करने पर वाक्यों के अर्थ कैसे परिवर्तित हो जाते हैं आप देखिए। नीड दे कम विद अस और दे नीड टू कम विद अस। नीड दे कम विद अस, क्या उन्हें हमारे साथ आने की ज़रूरत है? और अगर हम नीड के साथ टू लगाते हैं तो बन जाता है उन्हें ज़रूरत है, मीन्स दे विल हैव टू कम विद अस। मॉडल नीड को नोट के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे ही नीड नोट कम हियर, और इसका एक डिफेक्टिव इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, यानी नीड के साथ नोट अलग भी लिखा जा सकता है, जैसे ही नीड मेक नो प्रोटेस्ट। नीड ही रहता है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो। प्रेजेंट टेंस में कर्ता के सिंगुलर या प्लूरल होने पर भी नीड ही रहता है। एस या ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर उसमें नहीं जोड़ा जाता है, और पास्ट टेंस होने पर भी नीड रहता है, नीडिड नहीं होता है। नीड का प्रयोग इन्फिनेटिव विदाउट टू सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में या सेमी नेगेटिव सेंटेंसेस में हो सकता है, जैसे ही नीड नॉट गो। ही सिंगुलर है, फिर भी उसके साथ सिर्फ नीड आया है, एस या ईएस उसमें नहीं लगा है, ये अपनी प्रॉपर कंप्लीट फॉर्म में है, और इसके साथ ही नीड नॉट गो मीन्स नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण यहाँ गो विदाउट टू इन्फिनेटिव यूज किया गया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, नीड आई राइट टू हिम। नीड एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज किया गया है, और उसके साथ राइट टू विदाउट इन्फिनेटिव यूज हुआ है। थर्ड सेंटेंस सेमी नेगेटिव है, आई नीड स्केयर्सली या हार्डली हेल्प हिम, या आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प। लेकिन जब नीड को डू के साथ कंजुगेट करते हैं तो प्रेजेंट टेंस होने पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड में एस या एस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर सिर्फ नीड आएगा। और यदि पास्ट टेंस लेकर चलते हैं तो नीड की सेकेंड फॉर्म नीडिड यूज होगी। यदि इसी का इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू डज डिड का यूज करते हुए नीड के साथ वाक्य को बनाया जाता है, जैसे डू यू नीड टू गो नाउ। डू यू नीड, डू यहाँ ऑक्सिलियरी यूज हुई है और नीड उसकी वर्ब है। टू गो नाउ, यहाँ गो विद इन्फिनेटिव यूज हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में आई डू नॉट नीड टू मीट हिम, यहाँ डू नॉट ऑक्सिलियरी, नीड वर्ब, और टू मीट उसकी इन्फिनेटिव विदाउट टू वर्ब है। थर्ड सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस में है वन सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखाता है और नीड के साथ एस यूज हुआ है, यानी नीड अपनी सिंगुलर फॉर्म में आया है। नीड की एक बार हम विद टू यानी इन्फिनेटिव विद टू और इन्फिनेटिव विदाउट टू स्टडी कर लेते हैं, जैसे आई नीड नॉट बाय इट, मुझे ये सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, दैट्स वाई आई डिड नॉट बाय इट। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में देखिए, आई नीडंट हैव बॉट इट, मुझे इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने इसे खरीद लिया। ऊपर वाले सेंटेंस में डिड नॉट के साथ नीड को कंजुगेट किया गया है और उसके साथ जो वर्ब आई है वो विद टू यानी इन्फिनेटिव टू का यूज हुआ है, जबकि नीचे वाले वाक्य में नीड को ही एज एन ऑक्सिलियरी यूज किया गया है और नीड के साथ हैव प्लस परफेक्ट फॉर्म वर्ब की यूज की गई है। डेयर ऑक्सिलियरी वर्ब डेयर, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को करने की हिम्मत होना। जब हम इसे सामान्यतः इसके वर्ब रूप से अलग करके देखते हैं तब डेयर अपने कंप्लीट फॉर्म डेयर के रूप में ही यूज़ किया जाता है। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगाया जाता है और ना ही इसकी सेकंड फॉर्म
बनाई जाती है, डेयर डेयर ही रहता है। यह स्पेशली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। ही डेयर नॉट टेक सच अ स्टेप। ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बट इट इज टेकिंग डेयर आफ्टर इट, नॉट डेयर्स। जबकि अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ अगर हेल्प होता तो हेल्प्स हो जाता, ईट होता तो ईट्स हो जाता, लेकिन डेयर डेयर ही रहता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी डेयर में एस नहीं लगाया जाता। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद इंटरोगेटिव एग्जाम्पल देखिए। हाउ डेयर यू कंट्राडिक्ट मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करने की। तो यहाँ भी डेयर एज एन ऑक्सिलियरी यूज हुआ है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं बदलेगी, डेयर डेयर ही रहता है। यदि डेयर विदाउट डू यूज किया जाता है तो इसके साथ आने वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यानी विदाउट इन्फिनिटिव होगी। जैसे ही डेयर नॉट टेक सच स्टेप्स, यहाँ डेयर के साथ टेक आया है, इसके साथ टू प्रयोग नहीं हुआ है। और हाउ डेयर यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट से पहले भी टू यूज नहीं हुआ है। लेकिन यदि डेयर को डू के साथ कंजुगेट कर दिया जाता है, अर्थात डेयर को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लिया जाता है, तो इसके साथ टू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, फिर कंपल्शन नहीं रहता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं। ही डेयर्ड नॉट डू इट, यहाँ डू विदाउट टू इन्फिनिटिव यूज हुआ है, जबकि उससे नीचे वाले वाक्य में ही डज नॉट डेयर टू स्पीक टू मी, मीन्स यहाँ डू या डज के साथ डेयर को कंजुगेट किया गया है, इसलिए स्पीक से पहले टू लग सकता है। इसको हम बिना टू के भी बना सकते थे। ही डज नॉट डेयर स्पीक टू मी। एक बार हम सभी मॉडल्स को रिकैप कर लेते हैं। हमारी कुल मॉडल्स विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड और डेयर दी गई हैं। एक ही वाक्य में हम अलग अलग मॉडल्स का यूज़ करके उसके भावों को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यू कैन प्ले फ्लूट, यू मस्ट प्ले फ्लूट, यू कुड नॉट प्ले फ्लूट, यू माइट प्ले फ्लूट, यू ऑट टू प्ले फ्लूट। आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मॉडल्स का यूज़ करते समय कुछ पॉइंट्स होते हैं दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन आवर माइंड। जैसे ऐसा कोई बिंदु जो हमेशा घटित तो होता है, जो क्वाइट नेचुरल है, उन सेंटेंसेस में कभी भी मॉडल्स का यूज़ नहीं होता है। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, इट इज़ क्वाइट नेचुरल। या द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ऐसे वाक्यों में हम मॉडल्स का यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड पर्सन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किसी भी मॉडल में एस या ईएस नहीं लगाया जा सकता। ही प्लेज हो सकता है बट ही कैन्स नहीं हो सकता। मॉडल्स का यूज़ करते समय इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में मॉडल्स से ही वाक्य को शुरू किया जा सकता है, या क्वेश्चन वर्ड के बाद मॉडल्स लिखकर ही सब्जेक्ट आता है। इनके साथ डू, डज, डिड जैसी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं होती हैं। मॉडल वर्ब्स के बाद इन्फिनिटिव टू वर्ब का ही यूज़ होता है, अर्थात मॉडल्स के बाद यूज़ होने वाली फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। यदि पास्ट पार्टिसिपल के साथ किसी मॉडल का यूज़ होता है तो पास्ट टेंस में यूज़ होने वाला मॉडल उस क्रिया को बताता है जो क्रिया नहीं हुई, जो होनी थी लेकिन कभी हुई ही नहीं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू शुड हैव टोल्ड मी, यहाँ हैव के साथ टोल्ड अपनी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आया है और इसके साथ शुड ऑक्सिलरी फॉर्म यूज़ हुई है, लेकिन तुम्हें बता देना चाहिए था, पर यह कहीं नहीं क्लियर होता कि उसने बताया था। तो ऐसी स्थिति में भी किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ केवल परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ ही हो सकता है। इसके बाद आपको सभी मॉडल्स की लॉन्ग और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दी गई है। आप इनको ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए।
क्योंकि अक्सर इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप इनको एक बार ध्यान से देखिए तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थैंक यू।